नमस्कार। सबसे ज़्यादा जीते। सरकार बनाने की कवायद झारखंड में शुरू हो गई है और विधायक दल की बैठक के बाद और ख़ासकर के इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक के बाद नेता चुन लिया गया हेमंत सोरेन को, जो कि बहुत स्वाभाविक था। और आज उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। आंकड़े इतने कंफर्टेबल हैं आज कि अब उन्हें इस बात का किसी भी तरह से डर नहीं सता सकता कि उनकी सरकार को कोई डिस्टर्ब करे। अगले 5 साल वो जमकर काम करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। और जिस तरह से उनकी योजनाएं भले ही कुछ महीनों पहले स्टार्ट हुई हों, लेकिन ये योजनाएं धरातल तक उतरी। आगामी योजनाएं भी धरातल तक पहुँचे, हमारी इस बात के लिए उन्हें शुभकामनाएं हैं। आज दिन भर क्या हुआ उस पर हमारी और आपकी नज़र बनी रही। आज सीएम हाउस में सबसे पहले बैठकों का दौर शुरू हुआ। विधायक वहां पर बुलाए गए, सारे विधायक वहां जमा हुए और उन्होंने मिलजुल कर, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मिलकर, सारे विधायकों ने मिलकर हेमंत सोरेन को अपना नेता चुन लिया। इस दिन भर के जो भी गतिविधियां रहीं वो हम आपको बताएंगे, साथ में कुछ आंकड़ों से आपका परिचय कराएंगे। कुछ आंकड़े जिन पर सबकी नज़र रहेगी कि आखिर जो इतना बड़ा डिबैकल हुआ है बीजेपी के लिए, वो क्यों हुआ। बीजेपी अपने सबसे न्यूनतम स्कोर की तरफ क्यों चली गई, ये देखने वाली बात होगी। ग्राउंड पर बीजेपी दिखी, जो प्रचार करते हुए लोग तो दिखे, लेकिन वो वोटर नहीं थे या वोटर होने का सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे थे। ये तमाम बातें, इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे आपके साथ। आप और हम बैठकर इस पर मनन करेंगे। फिलहाल तो आज दिन भर की गतिविधियां क्या रहीं, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक से हम बात करेंगे। दीपक जामताड़ा में थे और जामताड़ा में रिपोर्टिंग करके आए और जिस तरह से जो छवि, चूँकि वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से इन्हें ख़ास तौर पर यहाँ बुलाया गया था, जामताड़ा की जो छवि लेकर वो जाएंगे शायद वो बहुत सुखद छवि नहीं होगी। लेकिन एनीवे, जब आप रिपोर्टिंग में होते हैं तो आपको हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आज रांची में क्या कुछ हुआ उस पर नज़र रही दीपक की। दीपक, संक्षेप में आप बताएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ है आज। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल काउंटिंग हुई और उसके बाद आज रांची में जो है वो काफ़ी खलबली रही। जिस तरीके से आज विधायक दलों की बैठक हुई, उसके बाद विधायक दलों की बैठक के अंदर जो है हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद विधायक दल के नेता के बाद हेमंत सोरेन ने आज मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब करते हुए ये भी उन्होंने बता दिया कि 28 तारीख को जो है वो शपथ समारोह रखा गया है और ऐसे में सीएम पद का जो सम्मान के साथ जो समारोह होगा वो 28 तारीख को रखा गया। रांची में आज इस तरह की जो घटनाएं हुई, ये घटनाएं जो हैं वो इस बात को इंगित कर देता है कि जेएमएम और इंडिया गठबंधन की पूरी पॉलिसी आखिरकार क्या होने वाली है। आज जिस तरीके से उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया, उनके साथ साथ केशव कमलेश महतो रहे, उनके साथ गुलाम अहमद मीर रहे, तमाम वो नेता, बड़े नेता जिन्होंने इंडिया गठबंधन के अंदर एक बड़ी भागीदारी झारखंड में निभाई, उन तमाम चेहरों के साथ आज हेमंत सोरेन जो हैं वो नज़र आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब राजभवन से वो निकल रहे थे तो खुद उन्होंने कार को ड्राइव किया। तो ये खुद कार ड्राइव करके उनके साथ गुलाम अहमद मीर भी बैठे हुए थे। तो ये इस बात से भी पॉलिटिकल एंगल से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने झारखंड की कार को चलाया और झारखंड की कार को चलाकर वो जीत तक लेकर आए, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब 28 तारीख को जब ये दीपक, आप चूँकि रांची में रहते नहीं हैं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बहुत कॉमन बात है। वो अक्सर जब अपने ऑफिस जाते हैं, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी जाते हैं, तो खुद ही ड्राइव करके जाते हैं और खुद ही ड्राइव करके आते हैं। वो बहुत कॉमन सी बात है, ये उनका अपना अंदाज़ है और इस तरह से वो चीज़ों को बहुत सहजता से लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सहजता से लेते हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के बतौर कितने सफल हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं रंजन से जानना चाहूँगा। रंजन,
शायद 5 पूरे वर्ष पूरे करने के बाद फिर 5 पूरे वर्ष के लिए दूसरी बार इतने कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ ये पहले मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन। हाँ जी हाँ, इतने कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ फिर से वापस आना ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि आप आम तौर पर देखें जब झारखंड बना 2000 में, तो फिर जब 2005 में इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो है आप देखिएगा कि बाद में बहुमत स्पष्ट नहीं मिल पाया था और सरकार बदली थी, भले ही वो कुछ दिनों के लिए थी। फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, फिर निर्दलीय मुख्यमंत्री के तौर पर मधु कोड़ा ने काम किया। फिर वही चीज़ आपको 2009 के चुनाव में दिखाई देती है। फिर 2014 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, लेकिन फिर 2019 में बीजेपी कहीं पिछड़ जाती है। लेकिन 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, जो एक उस समय यूपीए फोल्डर था, जो अब इंडिया गठबंधन कहा जाता है। और अगर आप वहाँ देखें तो पिछली बार जो है, जो मत प्रतिशत था इंडिया फोल्डर का, जो 2019 का चुनाव हुआ था, जब उन्हें 47 सीटें मिली थी और उस समय जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का जो है वो गठबंधन था, तब जो है उन्हें 35.35% वोट मिले थे। लेकिन अब जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और वो 44.33% है। तो आप ऑलमोस्ट 9% का जंप 5 साल सरकार चलाने के बाद देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात। हाँ, ये जो है हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, ये प्रो इनकम्बेंसी है। और ये यहाँ पर दिखाता है कि सरकार के काम से जनता खुश थी और जो कुछ योजनाएं आखिर में चलाई गई, चाहे मैया सम्मान योजना हो, बिजली बिल माफ़ी हो, किसानों की ऋण माफ़ी हो, वो सारी योजनाओं ने जो है अपना काम किया। अब ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है और चूँकि अब ये एक पॉपुलर सरकार बनी है और पॉपुलिस्ट कुछ फैसले भी जो है कार्यकाल के अंतिम चरण में पिछले उन्होंने लिए हैं, तो अब उनके सामने कुछ नई चुनौतियां होंगी। सबसे पहले तो सरकार का गठन होगा, मंत्री पद का बंटवारा होगा और उसके बाद जब सरकार चलेगी तो जो कुछ वादे उन्होंने चुनाव में किए हैं उसको पूरा करने की चुनौती होगी। तो एक बेहतरीन प्रदर्शन और यहाँ पर दिखता है। देखिए, मैं सिर्फ अगर बात करूँ जेएमएम की, तो पिछली बार उन्हें 18.72% वोट मिले थे और वो बढ़कर अब 23.44% हो गया। तो 18.5 से आप अगर 23.5 पे पहुंच रहे हैं, उसी 43 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी 43 सीटों पर ही जेएमएम ने चुनाव लड़ा था, इस बार भी 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर 5% का इजाफा आपको दिखता है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इजाफा किया है 1.68% वोट का पिछली बार से। यहाँ पर भी जेएमएम का ही इम्पैक्ट आपको दिखेगा। आरजेडी को भी पिछली बार से ज़्यादा वोट मिले हैं और एक नए गठबंधन साथी आने की वजह से जो माले आ गया, उससे भी जो है वोटों का इजाफा हुआ और ये 44.33% पहुंच गया। पिछली बार बीजेपी 79 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी कम सीटों पर लड़ी है, 68 के आसपास सीटें वो लड़ी हैं। और बीजेपी को पिछली बार जो है 33.37% वोट आए थे, लेकिन इस बार जो है उनका वोट शेयर गिरा है। लेकिन अगर आप कहिएगा कि बहुत ज़्यादा गिर गया है तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 0.19% वोट ही 2019 के विधानसभा चुनाव से बीजेपी का गिरा है। और उसकी वजह यह है कि पिछली बार बीजेपी ने ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ा है, इसी वजह से उसका मत प्रतिशत जो है वो नीचे आया है। देखिए, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है और इस पर हम चर्चा करेंगे कि दरअसल जयराम फैक्टर को ठीक से डील नहीं कर पाई बीजेपी या एनडीए, और उस और किसी सलाहकार ने, उनका जो झारखंड के सलाहकार थे बीजेपी के और बीजेपी के जो नेता थे, उस और किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको ये लग रहा था कि कैंची चलेगी, मगर इस तरह से नहीं चलेगी। तो हम आपको बताएंगे कि वो आंकड़े क्या हैं, जितने महत्वपूर्ण सीट्स हैं जिन पर कि बीजेपी को नुकसान हुआ, वो कैंची की वजह से किस तरह से हुआ, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम डे एक्टिविटीज़ पर आ जाएं, दिन भर क्या कुछ हुआ उस पर बातचीत कर लें। जितने भी सारे नेता आए, आज
चूँकि बहुत सुखद माहौल है इंडिया गठबंधन के लिए। और एक चर्चा जो बेहद अहम है, दिल्ली से हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर आए हैं दीपक, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। दीपक, जो हश्र कांग्रेस का हुआ है पूरे देश में या पूरे विपक्ष का, उपचुनाव को भी हम जोड़ दें अगर, तो ऐसा लगता है कि हर जगह से सफाया हुआ उनका। अचानक झारखंड ने एक तरह से संजीवनी दे दी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए ये प्रदेश एक मॉडल बनेगा, जिसमें देखिए यहाँ पर हम लोग अक्सर करते हैं और कई जगह पर चर्चा भी चल रही थी कि कांग्रेस के आला नेताओं ने, बड़े नेताओं ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए और राहुल गांधी भी आए, मगर फिर भी जो लग रहा था कि पूरी ताकत से कांग्रेस को लड़ना चाहिए, वो ताकत कहीं कमी महसूस हो रही थी। मगर इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन सभी जगहों पर, लगभग सभी जगहों पर, यहाँ से कल्पना सोरेन गई या हेमंत सोरेन वहाँ गए, तो यही दो स्टार प्रचारक थे जेएमएम के, और इन दोनों ने ही एक तरह से पूरे प्रदेश को पूरी तरह से जीता है। तो हम कह सकते हैं कि एक मॉडल जो बना है यहाँ पर, जिसमें कि कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है और जेएमएम के नेतृत्व में सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या इस मॉडल को एक्सेप्ट करना ही कांग्रेस की अब मजबूरी हो गई है पूरे देश में? बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल जिस तरीके से आपने सवाल किया, ये बिल्कुल सही और सटीक भी बैठता है। देखिए, क्योंकि चूँकि मैं दिल्ली से आता हूँ, तो दिल्ली में मैं तमाम बड़ी पार्टियों को कवर करता हूँ, खासकर कांग्रेस को भी मैं कवर करता हूँ। जब झारखंड चुनाव को लेकर जब ऐलान हुआ, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह जिस तरीके से पार्टियों में होना चाहिए, उस तरीके का उत्साह जो है वो नहीं दिखा। कई राउंड की मीटिंग्स हुई, कई राउंड्स में मीटिंग में बार बार कमियां पाई गई, फिर सीईसी की बैठक हुई, उसमें फिर स्क्रीनिंग की गई। झारखंड को लेकर खासकर जो है वो जो दिख रहा था कांग्रेस के अंदर, वो आत्मविश्वास नहीं झलक रहा था। और इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस ने झारखंड के अंदर जितने स्टार प्रचारक उतारे, उनका उतना ज़्यादा रुझान झारखंड के प्रति नहीं था। चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो उनकी भी ज़्यादा जनसभाएं नहीं रही, राहुल गांधी की भी उतनी जनसभाएं ज़्यादातर नहीं रही। उससे पहले जो उनके कार्यकर्ता थे या उनकी टीम के कुछ लोग थे, वो जरूर झारखंड आए थे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को उतारा, लगातार वो ग्राउंड पर नजर आए, उसके कंपैरिजन में कांग्रेस कहीं नहीं थी। हाँ, लेकिन जिस तरीके से जीत हासिल हुई है, इससे आप ये जरूर कह सकते हैं कि झारखंड चुनाव जीतने के बाद एक रोल मॉडल जो है वो कांग्रेस के लिए बन जाता है। एक दावेदारी जिस तरीके से बनी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की बढ़ोतरी जो है वो कांग्रेस सिर्फ झारखंड में ही नहीं, वो सेंटर में भी, दिल्ली तक ये बात पहुंची है। तो वो आत्मविश्वास भी आप चला था। आप देख लीजिए, चाहे गुलाम अहमद मीर जो जिस तरीके से उनके बयान पिछले दिनों वायरल हुए, जिसमें उन्होंने सिलेंडर जैसे बयानों को लेकर वो चर्चा में आए थे, और जितनी वो जनसभाओं में जब उनकी तस्वीरें आप देखेंगे, उनके चेहरे में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उनका वो जो आत्मविश्वास है वो डाउनफॉल पे जा रहा है। लेकिन आज की जो तस्वीरें जब सामने आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो खुशी और वो आत्मविश्वास दिखता है, उससे एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो कांग्रेस को जा रहा है। और इसका फ़ायदा आने वाले और जो इलेक्शंस हैं, चाहे वो बाई पोल्स की बात कर लें, वहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। लेकिन ये भी बात समझना होगा कि इसमें कांग्रेस अपने आप को कहीं इतना ज़्यादा आगे नहीं रख रही है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी ने पहुंचा है तो वो जेएमएम। अभी कुछ दिनों के तुरंत बाद मुझे लगता है कि अगले साल इसी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बिहार का इलेक्शन होना है, और वहाँ भी वही है, रीजनल प्लस कांग्रेस, यही बीजेपी का जवाब है। एक रीजनल पार्टी जो ताकतवर है और जिसके पास मुस्लिम फैक्टर भी जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, वो फैक्टर मिलकर बीजेपी का जवाब बन सकता है। ये आभास करा दिया है कम से कम झारखंड ने।
अब ये बिहार में कैसा काम करेगा या नहीं करेगा एक अलग बात है। दरअसल बिहार और झारखंड की आप परिस्थितियां देखें तो अलग है। जैसा आपने कहा कि मुस्लिम फैक्टर, लेकिन झारखंड में जो एक एडवांटेज है सिर्फ मुस्लिम फैक्टर नहीं है, उसके साथ आदिवासी भी जो हैं वो मिलते हैं। यहाँ एक आम का कॉम्बिनेशन है, आदिवासी प्लस मुस्लिम, जो कि लगभग बिहार में भी यादव प्लस मुस्लिम है, मराठा प्लस कहीं है, जाट प्लस कहीं है। नहीं तो यादव उस प्रतिशत में नहीं है जिस प्रतिशत में झारखंड में आदिवासी वोटर्स हैं। हाँ, ये जरूर। तो ये एक बड़ा फर्क जो है वो आता है। और एक दूसरी बात ये है कि वहाँ पर बीजेपी के साथ बिहार में आपको जेडीयू जैसी एक पार्टी है जो कि बिहार में मजबूत रही है और वो क्षेत्रीय पार्टी है, तो इसका लाभ भी बीजेपी को मिलता है। आजसू हार गई तो हम कह सकते हैं कि वो कमजोर पार्टी है, लेकिन आजसू एक मजबूत पार्टी रही है। इसका जनाधार पूरे प्रदेश में रहा है। वोट प्रतिशत क्या है अगर आजसू का हम बता सकें तो? अभी तो हम आजसू का वोट प्रतिशत देखिए, पिछली बार देखें तो उनका जो वोट प्रतिशत था वो था 8.10%। 8% से ज़्यादा वोट आए थे उनको, और वो लेकिन तब वो 53 सीटों पर लड़े थे। लेकिन इस बार कम सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा तो इसका असर भी दिखा। वो लगभग 3.5% पर उनका वोट प्रतिशत आ गया, 3.54%। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जयराम महतो की पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ी तो उसने लगभग 5.5-6% वोट जो है वो ले आए। मतलब आजसू से ज्यादा वोट उनके पास है। अगर आप पार्टी के रूप में अगर आप वोटर फेवर की बात करें तो पार्टी के रूप में जयराम की पार्टी ज्यादा बड़ी नजर आएगी अभी आपको आंकड़ों। जी हाँ, आजसू को अगर इस बार 6,32,186 वोट आए हैं तो जयराम की पार्टी को 10,31,307 वोट आए हैं। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा कि कितनी सीटों पर जयराम की पार्टी लड़ी और कितनी सीटों पर। तो यही फर्क था कि चूंकि आजसू सिर्फ 9 सीटों पर लड़ रहा था और जयराम की पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, तो इसकी वजह से भी मत का अंतर आया। लेकिन जो आजसू, अगर आप जयराम की पार्टी की बात करें तो उन्हें जो ज़्यादा वोट आए, तो जो उनका स्ट्रांग होल्ड है, जो कभी आजसू का भी स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, वैसी जगहों पर आया। आप ईचागढ़ की बात कर लीजिए, आप मांडू की बात कर लीजिए, सिल्ली की बात कर लीजिए, बैरमो की बात कर लीजिए, गोमिया की बात कर लीजिए, डुमरी की बात कर लीजिए, यहीं से जयराम की पार्टी को ज़्यादा वोट आए हैं जो एक समय आजसू का गढ़ हुआ करता था। रामगढ़ की बात कर लीजिए, रामगढ़ में अगर सुनीता चौधरी चुनाव नहीं जीत सकी तो जो वहाँ पर जेएलकेएम प्रत्याशी थे पनेश्वर महतो, उन्होंने जो है लगभग 60-70 हज़ार के आसपास वोट वो लेकर आ गए। तो ये बड़ा अंतर आया है। जहां पर आप देखिए गोमिया में आजसू और जेएलकेएम दोनों लड़ रहा था, तो वहां पर जेएलकेएम दूसरी पोजीशन पर है, आजसू तीसरी पोजीशन पर है। डुमरी में आजसू और जेएलकेएम दोनों लड़ रहे थे, तो वहां पर जेएलकेएम पहली पोजीशन पर है तो आजसू तीसरी पोजीशन पर है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो देखने को मिली हैं इस चुनाव में, और ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ा असर है। चूंकि अगर आप ये देखिए यहाँ पर, और एक बात और, इस बार का जो चुनाव परिणाम आया है, अगर आप पिछली बार देखिए तो जो इंडिया ब्लॉक की हम बात कर लें तो उनको लगभग 35.5% वोट आए थे, जो इस बार बढ़कर लगभग 44.5% हो गए, 9%। और अगर आप बीजेपी का देखिए तो वो 33.37 पर थे, लगभग 33.5%, इस बार भी वही है। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को जोड़ते हैं तो जो अन्य उम्मीदवारों को वोट जाता था वो कम हुआ है। जहां पर जेएलकेएम के प्रत्याशी थे उनको तो गया है, जैसे पिछली बार 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीते, लेकिन इस बार कोई निर्दलीय चुनाव जीत कर नहीं आ सका है। माले के जुड़ने से भी जो इंडिया ब्लॉक है उसको फायदा हुआ है। जो माले के कैडर वोटर हैं, एक अलग स्लग से इस खबर को चला सकते हैं। आंकड़ों में जेएलकेएम बड़ी पार्टी बन गई है आजसू से। अंतर सिर्फ ये है कि आजसू कम सीटों पर लड़ी और जेएलकेएम अधिक सीटों पर लड़ी, लेकिन फिर भी जहाँ तक वोटर फेवर की बात है, वोटर्स की गिनती की बात है, तो वो आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो जेएलकेएम बड़ी पार्टी बन जाती है, आजसू छोटी पार्टी बन जाती है। हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे।
चूंकि इस तरह की भी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या आजसू फिनिश हो गया, क्या आजसू का आधार ख़त्म हो गया, क्या JLKM उसे कवर अप कर लेगा और उन्हीं के वोटर्स को ग्रैब करेगा, ये क्या कुछ होने वाला है, इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल मंत्रिमंडल गठन को लेकर अगर हम अपने रिपोर्टर्स से बात कर सकें, वो चाहे मदन हो या उदय हो, तो मंत्रिमंडल में कौन से लोग शामिल होंगे, क्योंकि कुछ मंत्री हारे हैं, जैसे बन्ना गुप्ता हार गए हैं, जैसे मिथिलेश ठाकुर, चार मंत्री हारे हैं, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, 4 लोग हारे और सत्यानंद भोक्ता चूंकि चुनाव नहीं लड़े हैं तो 5 जगह जो है वो पिछली बार से खाली है। तो मतलब 5 नए मंत्री, 5 नए चेहरे तो गारंटीड हैं। हाँ, और 5 नए चेहरे होंगे। 3 तो JMM कई कोटे से मिले। हाँ, तो मतलब ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है जो बेरमो से अनूप सिंह हैं, इस बार अगर उनको ताकत देने की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि अगर वो मंत्री नहीं बनते हैं तो उस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से चीज़ें उनके हाथ से निकलेंगी। इस बार ही उनकी सीट बहुत उधेड़-बुन में थी और ऐसा कई बार लगा कि वो किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने वो सीट निकाल ली। एक दूसरा कि कांग्रेस का जो आधार बढ़ा है बोकारो क्षेत्र में, उसको भी एक रिप्रेजेंटेशन देना होगा और मुझे लगता है उस पर भी ध्यान देना होगा। तो एक मंत्री वहाँ से बनते हुए आपको दिखेंगे। संथाल से मंत्री बनेंगे निश्चित रूप से। और जहाँ तक कोल्हान की बात है, कोल्हान में कितने मंत्री, चूँकि कई लोग तो कई तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन हम उन कयासों पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर कुछ पार्टी ऐसा ज़रूर करेगी ताकि वो जो गैप बना है चंपई सोरेन के जाने के बाद वो फुलफ़िल हो। तो क्या कुछ हो सकता है वहाँ पर, उसकी गुंजाइश अगर हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे जो स्थानीय रिपोर्टर हैं उनसे। फ़िलहाल हम ये बता दें आपको कि अगर हम ये चुन लेते हैं, जयराम की पार्टी की बात करते हैं और आजसू की बात करते हैं, इन दोनों दलों को अगर हम साथ में रख कर चलें तो हम पहुँचते कहाँ हैं। तो जयराम की पार्टी अच्छा परफॉर्म की है इस बार। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी अगर सांगठनिक तौर पर और अधिक मजबूत होती तो शायद इस बार के चुनाव में उसका परफॉर्मेंस कहीं बेहतर होता, लेकिन सांगठनिक तौर पर बहुत मजबूत पार्टी अभी तक नहीं बन पाई है। पार्टी अपने आप को खड़ा कर रही है और इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि सिर्फ एक सीट पर वो जीत पाए हैं, लेकिन उन्होंने पूरे चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया। वो कहाँ सीटें NDA से छीनने में कामयाब रहीं, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने NDA को कहाँ नुकसान पहुंचाया, इसका एक सिलसिलेवार हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। रंजन जी देखिए, अगर आपने कहा कि JLKM ने एक सीट जीती है तो वो जयराम महतो ने वो सीट जीती, डुमरी वाली सीट जीती, 10,945 वोटों से वो जीते, मंत्री बेबी देवी को पराजित किया। ये एक बहुत बड़ी जीत है राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि वो जगन्नाथ महतो, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो हैं, उनका गढ़ है और उस गढ़ में जो है टाइगर जयराम महतो अगर दहाड़े हैं तो निश्चित तौर पर ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि जगन्नाथ महतो को भी टाइगर ही कहा जाता था। हाँ, इसीलिए जब मैंने एक पहला कार्यक्रम बनाया था तो मैंने यही लिखा था, टाइगर के गढ़ में टाइगर की एंट्री की कोशिश है। तो ये टाइगर के गढ़ में टाइगर की एंट्री की कोशिश थी और उस कोशिश में जो है जयराम कामयाब हुए। और बहुत अच्छा लगा जब चुनाव जीतने के बाद जयराम से बातचीत हो रही थी कुछ मीडिया कर्मियों की, तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कहा, बेबी देवी के लिए कहा कि वो मेरी माँ समान है और सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर हो सकता है तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लूँगा। और उन्होंने कहा कि ये कुछ है नहीं, बस ये हस्तांतरण है कि एक के बाद जो है वो दूसरे को जा रहा है। तो बहुत ही आमतौर पर जयराम जिस तरह से एग्रेसिव बातें करते हैं उससे ये चीज़ें विपरीत दिखी। और बिल्कुल आप देखते हैं कि एक सौम्य, जो जीत के बाद आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए, जो कई बार लोगों में नहीं आती, आप और ज़्यादा
एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन जयराम ने वो चीज़ दिखाई, वो मैच्योरिटी दिखाई कि बहुत विनम्र होकर उन्होंने ये बातें कही। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसके बाद अगर जयराम ने तो एक सीट जीती, आपको ये भी बता दें कि 3 जगह पर तो मैं देख पा रहा हूँ अब तक जो मैंने अध्ययन किया है कि वो दूसरे नंबर पर रहे। देखिए, उसमें से एक नेता प्रतिपक्ष की सीट है, चंदन क्यारी की सीट है, वहां पर जो जेएलकेएम प्रत्याशी थे अर्जुन रजवार, वो दूसरी पोजीशन पर रहे। तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप देखिए गोमिया, वहां पर जो पूजा महतो हैं वो दूसरी पोजीशन पर रही। ये बातें मैंने कई बार कार्यक्रम में भी कही थी कि चूंकि वो 60-40 आंदोलन से जो है वो जुड़ी रही थी, तो एक युवाओं का आकर्षण और आप ये कह लीजिए कि उस मुद्दे के साथ जो लगाव था उसकी तरफ युवाओं को खींच कर लाएगा। और यहाँ पर जो सिटिंग विधायक थे आजसू के लंबोदर महतो, वो तीसरी पोजीशन पर चले गए। तो यहाँ पर भी जेएलकेएम ने जो है वो एनडीए को यहाँ पर झटका दिया और यहाँ पर पूजा महतो 59,000 वोट लाने में कामयाब हुई। तो एक अच्छा जन समर्थन उनको मिला। बहुत बड़ा जन समर्थन है, ये से आसानी से आप नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत मामूली है। और इसी तरह से आप बैरमो में देखिए, वहां पर रविंद्र पांडे बीजेपी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता कह लीजिए, 5 बार के सांसद हैं गिरिडीह से, जिसके अंतर्गत बैरमो विधानसभा आता है। बावजूद इसके यहाँ पर रविंद्र पांडे तीसरी पोजीशन पर चले गए और जयराम दूसरी पोजीशन पर आ गए और यहाँ पर उन्होंने 60,871 वोट लाए। जहाँ तक मुझे अनुमान है, लोकसभा में उन्होंने जितने वोट लाए थे उससे ज़्यादा वोट जो है वो बैरमो में लेकर आए हैं। और यही बात डुमरी में भी है। डुमरी में जहाँ तक मुझे याद है वो 90,500 वोट था और इस बार जो है वो लगभग 94,496 वोट लेकर आए हैं। अब जरा इसको गौर कीजिए, ये पार्टी, जयराम की पार्टी जेएलकेएम जो है वो इनफैक्ट जायंट किलर बन गई। उसने अमर बावरी को हराया, न सिर्फ हराया बल्कि उनको तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। रविंद्र पांडे कद्दावर नेता हैं बीजेपी के और उनको तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने लंबोदर महतो को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने बेबी देवी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से थी और मंत्री थी, उनको पराजित कर दिया। तो मतलब ये है कि ये पार्टी जायंट किलर बन गई। जी हाँ। अब और जिन सीटों पर एनडीए को नुकसान हुआ अगर हम उसे देखें तो देखिए, जो टुंडी की सीट है जहां से मथुरा प्रसाद महतो जीते हैं, वहां पर जो जेएलकेएम प्रत्याशी मोतीलाल महतो थे वो 44,464 वोट लेकर आए और वहां पर बीजेपी के विकास महतो हारे कितने वोटों से? 25,603 वोटों से। तो अगर जेएलकेएम के वोट बीजेपी की तरफ रहते, जो कि कुर्मी वोटर्स जो होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में टुंडी सीट बीजेपी निकाल सकती थी। इसी तरह से आप सिल्ली में देखिए, सुदेश महतो 23,879 वोट से हारे, तो देवेंद्र महतो यहाँ 41,000 वोट लेकर आए हैं। हालांकि देवेंद्र महतो ने लोकसभा में, जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पर ज़्यादा वोट लाए थे, इससे यहाँ उनके वोट थोड़े कम हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो सुदेश महतो की हार में वो प्रमुख कारक रहे। ईचागढ़ की सीट, यहाँ पर लग रहा था कि अब बीजेपी आजसू का गठबंधन हो गया है, तो एक ऐसा मजबूत गठबंधन है कि वो सीट निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन जो पिछली बार एक बात थी कि वो जो बीजेपी के साधुचरण महतो खड़े थे, वही काम जो है यहाँ से जेएलकेएम के तरुण महतो ने कर दिया और वो 38,974 मतलब 39,000 वोट लाने में कामयाब रहे। तो इस वजह से ये सीट भी जो है वो आजसू को लूज़ करना पड़ा, एनडीए को लूज़ करना पड़ा। मांडू सीट पर आप आइए, हालांकि ये सीट बीजेपी किसी तरह से, माने आजसू जो है वो 200-250 वोटों से जीतने में कामयाब रही, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो लगभग 71,000 वोट जो है वो बिहारी महतो जेएलकेएम प्रत्याशी लेकर आए। झरिया में रुस्तम अंसारी को 5,000 वोट आया, लेकिन उससे परिणाम पर फर्क नहीं पड़ा है। निरसा की बात करें, यहाँ पर भी चूंकि अशोक मंडल को 16,316 वोट आया है
और मैं ये बार बार कह रहा था कि अगर अशोक मंडल 25,000 से ज़्यादा वोट ले आते हैं तब वैसी परिस्थिति में अरूप चटर्जी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन चूंकि उनके वोट कम आए, 16,000 आए, इस वजह से यहाँ अरूप चटर्जी जीत सके। आप बोकारो में देखिए 7,207 वोट से विरंची नारायण हारे बीजेपी के, और वहाँ पर जो सरोज देवी थी वो 39,621 वोट। तो वो साफ आपको दिखेगा कि जो कुर्मी वोट इनकी तरफ शिफ्ट हुआ है सरोज देवी की तरफ, उसका नुकसान विरंची नारायण को उठाना पड़ा है। इसी तरह से सिंदरी की सीट अगर आप देखिए तो यहाँ पर 3,448 वोटों से सिर्फ हारी हैं तारा देवी, 3,500 वोटों का अंतर है। और यहाँ पर जो उषा देवी JLKM प्रत्याशी थी वो 42,664, उषा महतो को यहाँ पर 42,664 वोट आया। ये सिंदरी की बात है, यहाँ से भी माले जीते। इसी तरह से अगर आप देखें तो आप रामगढ़ में चले जाएं तो सुनीता चौधरी 6,790 वोट से हारी, तो वहाँ पर पनेश्वर कुमार जो है महतो JLKM प्रत्याशी वो 70,979, मतलब लगभग 71,000 वोट लेकर आए। तो यहाँ पर उन्होंने तय कर दिया कि सुनीता चौधरी जो है वो जीत नहीं सकती। इसी तरह से कांके की सीट में सिर्फ 968 वोट से बीजेपी की हार हुई है, जीतू चरण राम यहाँ से हारे हैं। लेकिन यहाँ पर फुलेश्वर बैठा जो JLKM के प्रत्याशी थे वो 25,965, मतलब 26,000 वोट लेकर आए हैं, और बीजेपी की हार कितने की है? 1,000 से कम। चलिए और भी सीटों की चर्चा करेंगे। उदय को अभी हम स्क्रीन पर देख पा रहे थे, अगर उदय दोबारा कनेक्ट हो सके हमसे, उदय से बातचीत कर लें कि मंत्री परिषद में 5 जो नए चेहरे कंपलसरी हैं कि जो आएंगे ही आएंगे, वो 5 चेहरे कौन हो सकते हैं? उदय से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, अभी वो स्क्रीन पर थे, फिर उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हम ये बता रहे थे आपको कि JLKM की वजह से कितनी सीटें लूज़ की हैं, और वो सारी की सारी लूज़ हुई हैं। एक सिर्फ आप कह सकते हैं कि यहाँ डुमरी की जो सीट है, उदय हमसे जुड़ चुके हैं। उदय, नए मंत्रिमंडल में 5 चेहरे तो बिल्कुल नए होंगे, चूँकि 4 मंत्री इनके हार चुके हैं, एक चुनाव नहीं लड़े, तो 5 में क्या समीकरण आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, फिलहाल हम यहाँ BNR चाणक्य में मौजूद हैं, और BNR चाणक्य में यहाँ कांग्रेस के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। GA मीर यहाँ मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में यहाँ कांग्रेस के तमाम विधायक थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे। एक बैठक हुई है, हालांकि बैठक में एजेंडा क्या रहा इसके बारे में मीडिया को नहीं बताया गया, लेकिन हम और आप समझ सकते हैं कि उसमें एजेंडा क्या था। उसमें से चेहरे कौन कौन होंगे इस बात पर चर्चा चल रही थी, जाहिर सी बात है। और देखिए, ये फॉर्मूला स्पष्ट कर दिया गया है कि 4 विधायक पर 1 मंत्री होगा। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कोटे में वही फिर से 4 मंत्री आ रहे हैं, 4 चेहरों की चर्चा चल रही है। और उसमें हम जो चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन चेहरे हो सकते हैं, तो देखिए, महिलाओं की चर्चा की जाए तो महिलाएं शिल्पी नेहा तिर्की हैं, ममता देवी हैं, श्वेता सिंह हैं, और एक महिला प्रत्याशी हैं जो जीत कर आई हैं, दीपिका सिंह पांडे हैं, जो पूर्व मंत्री थी भी। तो 4 महिलाएं हैं। ऐसे में किसी एक को मंत्री पद बना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर अभी सवाल है। लेकिन सरकार के सबसे वरिष्ठ देखा जा सकता है, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में से एक है रामेश्वर उरांव, पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। अगर अल्पसंख्यक कोटे से देखा जाए तो इरफान अंसारी मंत्री रहे थे, फिर से उन्हीं की बात सामने आ सकती है। और हाँ, बन्ना गुप्ता के पास जो मंत्रालय था या फिर जो पोर्टफोलियो था वो पिछड़े समुदाय से आते थे, OBC वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे, तो हो सकता है इस बार उनकी जगह प्रदीप यादव को मौका मिल जाए, इस बात पर कयास लगाए जा रहे हैं। और उनके साथ साथ एक फॉरवर्ड क्लास से अगर देखा जाए तो अनूप सिंह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अनूप सिंह को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि वो भी अब वरिष्ठों की कतार में आ गए हैं, लगातार दूसरी बार एक बड़े अंतर से जीतकर विधायक बने हैं। तो कांग्रेस कोटे में इन 4 नामों की चर्चा चल रही है, और थोड़ी देर पहले इसी उद्देश्य से यहाँ बैठक हो रही होगी। बैठक के बाद धीरे धीरे लोग यहाँ से निकल गए हैं जी, कि जो भी समीकरण है, अब चूंकि JMM ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है, तो क्या वो अब कांग्रेस के उतने ही मंत्री रखना पसंद करेगा, या मंत्रियों की संख्या में कमी बेसी हो सकती है?
देखिए, सीएम हाउस में जो बैठक हुई है वहां भी इस बात को लेकर खबरें आई है कि फॉर्मूला यही रहेगा कि 4 विधायक पर 1 मंत्री। इस नाते आरजेडी को फिर से 1 मंत्रालय मिलेगा। अब वो चेहरा कौन होगा, या तो सुरेश पासवान होंगे या संजय कुमार यादव होंगे या संजय यादव होंगे। इन दोनों में से संजय यादव और सुरेश पासवान के नाम पर लालू यादव जिस पर मुहर लगाएंगे वो मंत्री बन सकते हैं, या आरजेडी की तरफ से साफ है। और कांग्रेस की तरफ से 4 मंत्री तय माने जा रहे हैं, जैसा कि अभी बातचीत भी हुई है। और हालांकि कोई भी इस पे खुल के कुछ कहने से परहेज कर रहा है, लेकिन फॉर्मूला यही होगा। और 6 मंत्री अब सीधी सी बात है जेएमएम के कोटे से होंगे। वो 6 चेहरे कौन कौन होंगे ये अब हेमंत सोरेन पर निर्भर करता है, और अब वो किनको चुनते हैं, क्योंकि उनके पास देखिए अब बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन का नाम भी होगा। तो उनकी दावेदारी कहां तक सामने आती है, क्या हेमंत सोरेन के साथ उन्हें भी मंत्री बनाया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कई नए चेहरे आए हैं, उनमें से दीपक बिरुवा का नाम एक कंफर्म माना जा सकता है। रामदास सोरेन मंत्री हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल सकती है। संथाल से किसी को मौका दिया जाएगा, अल्पसंख्यक कोटे से हफीजुल अंसारी मंत्री होंगे। इन नामों पर चर्चा चल रही है फिलहाल। बैजनाथ राम का जो पोर्टफोलियो खाली हुआ है, वहां आजसू से जो जेएमएम आए थे उमाकांत रजक, वो भी काफी वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। हालांकि जेएमएम वो पहली बार आए हैं, लेकिन जो एससी कोटा था, दलित कोटा था, उन्हें मौका मिल सकता है जेएमएम से, उन्हें रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है। चलिए, तो आपके हिसाब से अगर हम शुरू से काउंट करें, किन किन पर आपने संभावनाएं व्यक्त की? जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई। मैंने कहा कि आपके हिसाब से आप अगर पूरे नामों की चर्चा, जिन नामों की आप अभी तक चर्चा कर चुके हैं, कितनी संख्या हुई उनकी, क्या क्या नाम हम लें? देखिए, कांग्रेस से हमने 4 नाम रखे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस में सबसे पहला नाम रामेश्वर उरांव का है, दूसरा नाम इरफान अंसारी का हो सकता है। जी बताएं उदय। और तीसरा नाम हम अनूप सिंह का ले रहे हैं, और जो पिछड़ा कोटा है वहां प्रदीप यादव मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। चलिए, जेएमएम की तरफ से और कौन कौन मंत्री आपको बनते हुए दिख रहे हैं? चूंकि हफीजुल अंसारी अल्पसंख्यक कोटे से जरूर मंत्री बनेंगे। चाईबासा से दीपक बिरुवा, उन्हें जरूर मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ एक जो दलित चेहरे को अगर मंत्री बनाने की बात आएगी तो उमाकांत रजक का नाम आ रहा है वहाँ। हाँ, संथाल से हेमलाल मुर्मू काफी वरिष्ठ हैं, स्टीफन मारांडी भी वरिष्ठ हैं, तो ऐसे लोगों के नामों पर चर्चा चल सकती है। या फिर अगर बसंत सोरेन जो कुछ दिनों के लिए मंत्री रह चुके हैं, हो सकता है उन्हें भी मौका मिले, या फिर हो सकता है कल्पना सोरेन को मौका मिले। ये मैं इसी नाम तक पहुंचना चाह रहा था, इसलिए मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा था। क्या कल्पना सोरेन के मंत्री बनने के आसार हैं, आपको लग रहा है? देखिए, कल्पना सोरेन, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कल कहा था कि हमारी स्टार प्रचारक का स्वागत है, और जिस तरह से वो एक्टिव रही है, जिस तरह से सभाओं को संबोधित किया है, महिलाओं से खुद को कनेक्ट किया है, तो उन तमाम चीजों को लेकर उनकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। और अब वो उस स्थिति में है कि अगर उनका नाम सामने आता है तो जेएमएम में कहीं कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता तो विरोध हो सकता था। लेकिन अब जो प्रत्याशी थे वो लगातार खुद उनकी सभाओं की मांग कर रहे थे, वो वाकई में स्टार प्रचारक का दर्जा पा चुकी हैं। और हेमंत सोरेन अगर कोई उन्हें महत्वपूर्ण विभाग, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी देते हैं, तो जेएमएम में ऐसा कोई नहीं होगा जो इसके खिलाफ आवाज उठाए या आवाज बुलंद करे या विरोध के सुर कहीं से सुनने को आए। तो उनकी दावेदारी बरबस ही इस बार काफी मजबूत है। ऐसे में देखा जाए तो बसंत सोरेन की जगह कल्पना सोरेन को ही मौका मिल सकता है, अगर परिवार से किसी और को भी शामिल करने की बात हुई तो। और मुझे लगता है कि सीपीआई-एमएल पता नहीं वो मंत्री पद तक लेने में इच्छुक है या नहीं, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए मदन, एक जो बैठक हुई है उसमें यह चर्चा हुई है कि अगर 4 विधायक हैं तो 1 मंत्री पद मिलेगा। तो इसमें सीपीआई-एमएल या वाम दलों 4 विधायक तो उनके हो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए थोड़ी राह मुश्किल होगी, ऐसा लगता है।
देखिए, ये जरूर है कि फॉर्मूला फिट तभी बैठता है, लेकिन फिर भी जब गठबंधन के तहत चुनाव होता है और सीट उनको कम दिया गया, तो उसमें अगर रेशियो देखें तो जीत के आंकड़े जो हैं जरूर उनके पक्ष में 2 ही हैं, लेकिन पार्टी अगर जो गठबंधन है वो अब उस पर निर्भर करता है कि क्या उनको एक भी मंत्री पद जो है देते हैं या नहीं। लेकिन हमें जिस तरह से पहले जानकारी मिली है और इसमें जिस तरह से वाम दल बाहर से समर्थन करते रहे, तो ऐसे जी में यही पहले जानकारी उनको मंत्री पद कंफर्म नहीं है। अभी तक एक जानकारी है कि वाम दल का समर्थन बाहर से ही होगा शायद। कुछ योगदान है, तो इसके तहत भी इस बार वाम दल को जो है एक भी मंत्री पद मिलता है या नहीं, इस पर निगाहें जरूर टिकी है। तो अब जो विधायक दल के नेता चुने जा रहे हैं फिर से एक बार हेमंत सोरेन, उन पर यह फैसला होगा कि आखिर वो मंत्री पद में जो है वाम दल को शामिल करते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल ये तय हो चुका है कि कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री जो है लगभग होंगे और जेएमएम के मंत्री होंगे और 1 आरजेडी के कोटे से मंत्री होंगे। चलिए, तो आरजेडी कोटे से 1 मंत्री, आरजेडी कोटे से कौन से नाम, किस नाम पर ज्यादा चर्चा है? आरजेडी कोटे से किन किन नामों पर चर्चा चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो अब नाम वहाँ प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव का ही आएगा और दूसरा नाम जो है संजय यादव या फिर सुरेश पासवान, 3 नाम पर जो है चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें संजय यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम आगे रखा जा रहा है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय यादव, उनका नाम सबसे पहले आ रहा है आरजेडी में। अब लालू यादव क्या फैसला सुनाते हैं ये उनकी आलाकमान पर निर्भर करता है कि वो किसके सर पे अपना हाथ रखते हैं। राजद से तीसरी बार वो जीत दर्ज करके आए संजय यादव, तो ऐसे में गुड्डा से, तो ऐसे में संजय यादव का नाम काफ़ी प्रबल माना जा रहा है। ये जिनकी बात कर रहे हैं वो हुसैनाबाद से जीत के आए हैं। एक्चुअली 2 संजय यादव जीत कर आए हैं, एक गोड्डा से संजय यादव जीत कर आ रहे हैं और एक हुसैनाबाद से जीत कर आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए सर, एक चीज़ और भी है, इसमें एक चीज़ और भी जोड़ना चाहेंगे। यहाँ हम मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो हम महिला मंत्रियों की बात कर लें कि इस बार महिलाओं को कितना तरजीह दी जाएगी, क्योंकि आधी आबादी की बात करें तो ये आधी आबादी ही एक निर्णायक साबित हुई है जेएमएम को आज सत्ता तक लाने के लिए। तो आप आधी आबादी को कितनी सीटें मिलती, क्योंकि पिछली बार 2 महिला मंत्री थी, इस बार 8 महिला विधायक चुनकर आई हैं। तो क्या अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर युवाओं को भी तरजीह मिलने की बात है, तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं की जो संख्या है मंत्रिमंडल में वो बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर कल्पना सोरेन की बात हुई कि कल्पना सोरेन का भी चर्चा में नाम है, क्योंकि एक स्टार प्रचारक के रूप में वो रही हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जेएमएम के अंदर कई ऐसी अभी ऐसे कई उच्च पद बाकी हैं जेएम पार्टी के अंदर, जो हो सकता है वो भी उन्हें दिए जा सकते हैं और वो उसकी कमान कल्पना सोरेन संभाल सकती हैं। ये भी हो सकता है। एक बात और भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। राधा कृष्ण किशोर बहुत सीनियर मेंबर हैं विधानसभा, 6ठी बार जो है वो विधायक और 6ठी बार विधायक बने हैं। क्या उनके लिए कोई रास्ता कांग्रेस बनाएगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि एक तो उन्हें जो भी संसदीय कार्यवाही है उनके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और मुझे लगता है संसदीय कार्य मंत्री अगर जैसे पद हों तो उनके अनुभव का लाभ ले सकती है मौजूदा सरकार। और वो एससी कैटेगरी से भी आते हैं। हाँ, और उनका कैटेगरी भी ऐसी है। तो क्या इस पर कोई उम्मीद आपको दिख रही है मदन या उदय? राधा कृष्ण किशोर, देखिए, फिलहाल एक क्राइटेरिया ये रखा गया है कि कौन कौन दूसरी बार चुनकर आया है, तो ऐसे में उनके नाम पर कहां तक चर्चा होती है ये तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जिस तरह से चर्चा हो रही है और चर्चा हमें जो लग रहा है कि दीपिका पांडे सिंह, उनका भी नाम हो सकता है, क्योंकि 3-4 महिला प्रत्याशी हैं। ऐसे में उन्हें मौका मिलता है या नहीं मिलता है ये पार्टी पर निर्भर करता है, क्योंकि अब पार्टी को सबसे पहले ये देखना होगा कि पिछड़ा कोटा, आदिवासी कोटा, अल्पसंख्यक कोटा और एक फॉरवर्ड से, एक सामान्य कोटे से किसी न किसी को मौका देना है। तो ऐसे में दलित कोटा कांग्रेस रखती है या नहीं रखती है, इस पे अभी कई सवाल हैं। और देखिए, वो पहली बार अभी, हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस में थे लेकिन इस बीच में कांग्रेस में नहीं थे, अब कांग्रेस में आए हैं। तो ऐसे में जो 2 बार के विधायक हैं उनकी दावेदारी उदय, मैं बता दूं इस मामले में
कि बहुत पुराने कांग्रेसी हैं में से राधा 4 बार कृष्ण कांग्रेस के किशोर टिकट पर जीते 4 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत चुके हैं और उस समय से कांग्रेस के साथ हैं 1980 से। हाँ 1980 से। और जब उनकी तूती बोलती थी उस पूरे इलाके में, और जिस समय एससी से विधायक होना कांग्रेस कोटे से लगभग नामुमकिन था, लेकिन इसके बावजूद वो जीत कर आए और उन्होंने वहाँ पर अपनी पहचान उस तरह से पूरे पलामू में बनाई है। देखिए फिलहाल सब कुछ जीए मीर लगातार अभी विधायकों से उन्होंने राय जानी है, तमाम विधायकों के साथ बातचीत हुई है और अब आलाकमान से उनकी गुफ्तगू होगी, उसके बाद ही यहाँ झारखंड में तय होना है। और देखिए 28 को शपथ ग्रहण है और हमें ऐसा लगता है कि 28 को हो सकता है सिर्फ मुख्यमंत्री और कांग्रेस कोटे से एक और जेएमएम के कोटे से एक, यानी 2 वरिष्ठ मंत्री ही शपथ लेंगे और उसके बाद एक दिन फिर मंत्रालय का विस्तार किया जाएगा। या फिर हो सकता है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अगर ये स्पष्ट कर दिया जाए कि किस किस चेहरे को फाइनल किया जाता है तो हो सकता है 28 को ही पूरी मंत्रिमंडल अपने स्वरूप में आ जाए। लेकिन हालांकि इस बात की उम्मीद कम नजर आती है कि कांग्रेस इतनी जल्दी इस मुद्दे पर फैसला ले पाएगी। और चलिए हाँ, कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। दीपिका भी बहुत जुझारू नेता हैं और अभी हाल के दिनों में उन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट छोड़ा था वो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो वो दीपिका सिंह दोबारा उनको रखना मुझे लगता है पार्टी चाहेगी उस तरह से। देखिए एक बात जो मुझे दिख रही है कि दीपिका पांडे सिंह और अनूप सिंह में से किसी एक को ही मंत्री पद मिलेगा और इसमें क्षेत्र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दीपिका संथाल से आती हैं और अगर उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें तो अनूप सिंह इस प्रमंडल से आते हैं। तो एक जो क्षेत्रीय संतुलन की बात है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसी तरह से प्रदीप यादव मंत्री बनेंगे तो फिर आरजेडी किसे मंत्री बनाता है? क्या अगर वो भी संजय यादव की तरफ जाता है तो क्या 2 यादव मंत्री इस मंत्रिमंडल में होंगे? क्योंकि आपको जातीय समीकरण भी साधने होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक बन्ना गुप्ता गए तो एक वैश्य वर्ग से आना होगा मिथिलेश ठाकुर, एक उच्च वर्ग से बेबी देवी कुर्मी थी, एक यहाँ पर इस कास्ट का भी इम्पोर्टेंस चूँकि बहुत ज़्यादा है। आदिवासी के बाद सबसे ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो इनके आते हैं कुर्मी समुदाय से, तो ये इनको भी जो है प्रतिनिधित्व देना होगा। तो ये बहुत सारे इफ़ एंड बट हैं और सारे समीकरण साधने होंगे। और ये देखिए अगर बात की जाए कांग्रेस ने पिछली बार एक अल्पसंख्यक, एक आदिवासी, एक स्वर्ण और एक हर समाज को साधने की कोशिश पिछली बार कांग्रेस ने की कि हम बनाएं। देखिए हेमंत ने 3 आदिवासी, एक दलित, एक स्वर्ण और एक ओबीसी को कैबिनेट में जगह दी थी। आरजेडी ने एक दलित को कैबिनेट में जगह दी थी। तो अब इससे समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पिछली बार हुआ था वो इस बार भी इसको देखा जाएगा, कैसे जातिगत समीकरण को बैठाया जाए और किनको तरजीह देनी है। जैसे कि अभी 4 लोग जो मंत्री थे जो अब मंत्री नहीं है, 3 तो जेएमएम के हैं। तो ऐसे में अब समीकरण, जातीय समीकरण पर पूरा ही जोर दिया जाएगा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो। मैं अगर अपने मंत्री पद का जो मुझे अनुमान लग रहा है, देखिए जेएमएम से रामदास सोरेन कोल्हान, दीपक बिरुआ भी कोल्हान से होंगे, हफीजुल हसन जो हैं वो संथाल परगना से होंगे। अब अगर कल्पना सोरेन तैयार होती हैं मंत्री बनने के लिए या ये फैसला लिया जाता है तो वो रिप्रेजेंट करेंगी उत्तरी छोटा नागपुर को, चूँकि वो गांडे से जीत कर आई हैं। और मुझे लगता है कि अगर कल्पना सोरेन मंत्री बनना पसंद नहीं करती या वो नहीं बनती हैं तो वैसी परिस्थिति में सुदिव्य सोनू को जो है वो मंत्री पद मिल सकता है। इसके बाद एक अगर आप कहें कि सामान्य जाति से, तो ये भी हो सकता है कि उदय शंकर सिंह, चुन्ना सिंह को मौका दिया जाए। और फिर आपको एक जो है कुर्मी समुदाय से जब बात आती है तो योगेंद्र प्रसाद महतो को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस से देखिए इरफान अंसारी तो होंगे ही होंगे, रामेश्वर उरांव होंगे। अगर रामेश्वर उरांव अगर अनिच्छा दिखाएं तब जो है वो ये हो सकता है कि शिल्पी नेहा तिर्की की तरफ जाया जाए, नहीं तो रामेश्वर उरांव मंत्री बनेंगे। और
एक यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि एससी कम्युनिटी से बनाया जा सकता है, क्योंकि जो आप राहुल गांधी हैं वो दलितों की बात जो है वो बहुत करते हैं, दलित ओबीसी की बात करते हैं। तो राधा कृष्ण किशोर जो हैं चूँकि उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, 6 बार के विधायक हैं, 4 बार कांग्रेस से जीते हैं, 1 बार बीजेपी से भी जीते हैं, लेकिन 4 बार वो कांग्रेस से जीते हैं। तो मुझे लगता है कि एक उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और अनूप सिंह और दीपिका पांडे सिंह में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है, और ऐसी परिस्थिति में राजद से संजय यादव को मंत्री बनाया जा सकता है। मेरे 11 मंत्री ये हैं। चलिए उदय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंत्री पद को लेकर खींचतान बनी रहेगी। हालांकि इस बार की जो जीत है वो इतनी कंफर्टेबल है कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश खींचतान की नहीं है। मुख्यमंत्री जिसे चाहेंगे और बहुत कंफर्टेबली उसे मंत्री बना देंगे। इस बार ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसको लेकर उन्हें बहुत सोचना पड़े या किसी तरह की परेशानी हो। तो बहुत धन्यवाद मदन और उदय आपका। फील्ड से अगर कुछ खास दिखे तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल आप दोनों अपने काम पर और फील्ड में अपनी रिपोर्टिंग पर ध्यान दें हमारे साथ। अब जो इम्पॉर्टेंट बात जिस पर की चर्चा अधूरी रह गई थी वो ये था, और वो हम उसको लास्ट में इसलिए करना चाह रहे थे। एक चर्चा ये ज़रूर है कि ये जो आजसू है, क्या JLKM आजसू को समाप्त कर देगा? इस तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन क्या इसकी कोई गुंजाइश आपको दिखती है? मुझे लगता है कि JLKM के लिए अगले 5 वर्ष इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उन्हें न सिर्फ एक पार्टी के बतौर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, बल्कि अपना रुख भी स्पष्ट करना है। आप ध्यान दीजिएगा, जनता इस मुगालते में वोट दे गई है कि वो शायद हेमंत सोरेन के खिलाफ हैं, शायद वो सरकार के खिलाफ हैं, इसलिए वो उनका पक्ष ले रहे हैं। अच्छा, कुछ वोटर्स उनके पास इसलिए गए हैं कि शायद वो बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन अगले 5 वर्षों में ये साफ हो जाएगा कि पार्टी का रुख किस ओर है, या पार्टी अपने आप को इतना बड़ा बना लेगी कि साहब हम पूरे प्रदेश में सत्ता लेना चाहते हैं और सत्ता हासिल कर लें। ये एक दूर की कौड़ी है, ये दूर की बात है। लेकिन फ़िलहाल अगले 5 वर्ष में पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, और विधानसभा में चूँकि अब उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उनको स्पष्ट करना होगा कि उनका रुख किस ओर है। और वो पार्टी को जो रिप्रेजेंट करने वाले होंगे वो खुद जयराम होंगे, तो उनको अपनी बातें स्पष्ट करनी होगी, उन्हें बतानी होगी कि वो सरकार के साथ हैं या विपक्ष में है, और ऐसा उन्हें कई बार फ्लोर पर करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो सत्ता के साथ जाएंगे, तो जो उनके पास वो वोटर्स चले गए जो कि बीजेपी के थे, वो समझ जाएंगे कि साहब ये तो उनका आदमी है, तो उनके वोट उनके कटेंगे। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए वो विपक्ष के साथ चले जाते हैं, तो जो JMM के वोटर्स सपोर्टर्स उनके साथ गए हैं वो उनसे कट जाएंगे कि नहीं साहब ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो उनको ये जो बी टीम बनने वाली बात होगी मार्केट में, और ये अब ट्रेंड में है, बहुत जल्दी बी टीम बनाई जाती है आजकल। हाँ, अभी ट्रेंड में यही है कि अभी आप देखें AIMIM जैसी पार्टी जो कट्टर रूप से सिर्फ इस्लामिक हितों की बात करती है, उनकी पार्टी का नाम भी वैसा हाँ नाम भी वही है, उससे लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं, और वो इस्टेब्लिश है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं, लोगों के मन में, अल्पसंख्यकों के मन में ये इस्टेब्लिश है। इसलिए AIMIM कई जगहों पर हार जाती है, जब उन जगहों पर भी हारती है जहाँ पर कि मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं या बड़ी तादाद में होते हैं। तो रीज़न यही है। अब उनके ऊपर जो सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली है जयराम के लिए, वो ये है कि वो अपने आप को बी टीम होने से कैसे बचाएं, वो अपनी पहचान कैसे बनाए रखें, और यूथ के सामने, यूथ को की जिन बातों को लेकर वो आगे बढ़े हैं उसे पूरा कैसे करवाएं सरकार के सामने। वो अब सिर्फ कहने की बात नहीं है, अब उन्हें करना पड़ेगा।
जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही कहा। और अब जयराम महतो के सामने अब आप ये कह सकते हैं कि चैलेंजेस अब शुरू होते हैं। अभी तक तो था कि ये चुनाव है, एक फ़िज़ा बनी और लोग युवा उनकी तरफ आकर्षित हुए, यूथ आइकॉन बने। आप उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स देखिए, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके वीडियोस पर जो है लाखों व्यूज़ आते हैं। अब मीडिया अटेंशन है उनके ऊपर, तो अब जो है उनको काम करके दिखाना है। चूँकि देखिए हैं वो अकेले ही, लेकिन लाखों युवाओं की आशाएं उन पर टिकी हुई हैं। चूँकि उन्हें यूथ आइकॉन के जैसा जो है बहुत सारे यूथ ने देखा। और अगर आप 10 साढ़े 10 लाख वोट लेकर आ रहे हैं तो ये बात जो है वो बताती है कि लोग आपको कितना जो है वो पसंद करते हैं। तो अब उनकी भूमिका शुरू होती है। विधानसभा में कितने एक्टिव रहते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण विषयों पर क्या विचार रखते हैं विधानसभा के पटल पर, ये महत्वपूर्ण होगा। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि बाहर जनता के साथ संवाद किस तरह से स्थापित करते हैं, जो मुद्दे होते हैं उसे किस तरह से उठाते हैं। और अगर इन सारी परीक्षाओं में जयराम सफल होते हैं तब तो फिर समझिए कि उनका राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। तो मुझे लगता है कि जयराम के लिए अब असली चैलेंज जो है वो शुरू हो रहा है। सर, यहाँ पर जयराम की बात हो रही है तो हम थोड़ा यूपी को सर जोड़ देते, क्योंकि चूँकि मैं यूपी से आता हूँ तो मैं यूपी को इसलिए भी जोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि चंद्रशेखर की भी एक पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर भी लोकसभा चुनाव जीतकर इस वक्त लोकसभा में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी जनता को वहाँ पर। तो ऐसे में जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर आज़ाद किस लिए जाने जाते हैं? दलितों के वोट के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि मायावती का वोट जो है वो काफ़ी काटते भी हैं, और इस बार दिखा भी, जो चुनाव हुआ उसमें दिखा भी। चंद्रशेखर कई जगह पर 3rd पर रहे और बसपा जो है 4th पर रही है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो ये कहा जाए कि आजसू ख़त्म हो जाएगी, ये आंसू ख़त्म नहीं होगी। अभी आंसू को अपने आप को और तैयार करने की ज़रूरत है। आंसू और अपने आप को तैयार करेगी यहाँ पर। और बात की जाए यहाँ पर जो जयराम लड़ रहे हैं वो युवाओं के वोट से वो इस बार आए हैं। युवाओं का एक आक्रोश था, युवाओं ने उनको वोट किया है और वो जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। आंसू भी इसीलिए जानी जाती है और इनकी भी पार्टी इसीलिए जानी जाती है। वहाँ पर बसपा भी इसीलिए जानी जाती है और चंद्रशेखर की पार्टी भी इसीलिए जानी जाती है। तो ख़त्म तो नहीं होगी, हाँ, लेकिन आंसू के लिए एक मौका अच्छा है कि इन 5 सालों में अपने आप को और तैयार करना है और बेहतर करना है और ज़्यादा जो है निखर कर जनता के सामने। देखिए, इसमें एक फैक्टर ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपने चंद्रशेखर की बात करी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं तो वो दलितों की बात करते हैं। आप देखिए, तमाम उनके भाषण देख लीजिए, तमाम उनकी चीज़ों की बात करें। लेकिन जब हम जयराम की बात करते हैं तो ये छात्र राजनीति की, छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें एक बड़ा फैक्टर है, यहाँ पे समीकरण बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अलग एक राजनीति समझ में आती है। और ये देखिए, सुदेश महतो युवाओं की जरूर बात करते हैं, लेकिन देखिए जब जयराम महतो ने जब अपनी चीज़ों को रखा तो उसके अंदर सिर्फ वहाँ पे समीकरण जाति की नहीं रही, वहाँ पे सिर्फ छात्रों के भविष्य की बात की। और ये चीज़ जो है छात्रों ने भी ग्रैब करी। बस मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम आजसू की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की। उनका जो पूरा नाम है ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन है। तो आजसू भी एक स्टूडेंट्स की बात करने को लेकर ही बनी है, जिससे कि वो पिछले कुछ सालों से थोड़ी कटी हुई दिखाई दी है। क्योंकि कई इस तरह के आंदोलन, छात्र आंदोलन हुए जहां आजसू को होना चाहिए था, आजसू नहीं दिखी या उस तरह से नहीं दिखी जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था। इस जो छात्रों की मांग थी उसको आगे बढ़कर लीड करने की बात है। तो मुझे लगता है कि अगर आजसू जो कि उसका नाम है उसको चरितार्थ करने जाएगी तो फिर से जो है उसकी पकड़ लोगों के ऊपर बनेगी। और ये जो भी आप लूज़ करते हैं, कई बार होता है कि लोग आपको चुका हुआ मान लेते हैं, लेकिन वापसी की गुंजाइश जो है वो हमेशा बनी हुई रहती है। और हमने कई बार देखा है कि कई बार किसी को आप कह देते हैं कि अब उसकी वापसी संभव नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि कई जगह पर 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद भी
वापसी होती है और फिर हम ही मीडिया के लोग चलाते हैं कि वनवास से वापसी हुई। तो इस तरह की चीज़ें अभी आजसू के पास है। ठीक पॉलिटिकल है, पार्टी में आइडियोलॉजी सबसे बड़ी बात है। आइडियोलॉजी के अनुसार अगर आप काम करते रहें तो आपकी वापसी की गुंजाइश कभी भी है। हम उम्मीद करते हैं आजसू आने वाले दिनों में सड़कों पर अधिक मजबूत बनकर उभरेगी। सदन में हो सकता है वो आज कमज़ोर दिखे। आजसू बीजेपी एक गठबंधन के तौर पर आगे किस तरह से कमाल दिखाती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बीजेपी के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो गलत मुद्दों पर खेल गए। बीजेपी के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो गलत सलाहकारों पर विश्वास कर गए। बीजेपी के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनका यकीन ज़रूरत से ज़्यादा था और हर बार उनकी हार का कारण यही होता है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।